Hello guys, welcome to Learn Easy Classes. Today we'll discuss about the second part of chemical reactions and equation. First part हम already chemical reactions and equation का previous lecture में discuss कर चुके हैं guys. So please अगर आपको first part देखना है तो please click the link which I have given in the description box. So guys subscribe my channel and press the bell icon also. बिकॉज आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो. सो गाइज हम स्टार्ट करें केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन. आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस. ऑलरेडी हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था कि केमिकल रिएक्शंस क्या है, इक्वेशंस क्या है, क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं केमिकल रिएक्शंस के. और अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. ओके स्टूडेंट्स, तो हमें कितने टाइप के केमिकल रिएक्शंस डिस्कस करने वाले हैं आज के लेक्चर में? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन. वन बाय वन हम आज के लेक्चर में इन्हें डिस्कस करेंगे गाइस. तो सबसे पहले अब हम डिस्कस करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कॉम्बिनेशन रिएक्शन आप इसके नाम से ही समझ सकते हो कि कॉम्बिनेशन दो चीजों का, किसी दो प्रोडक्ट का, दो एलिमेंट्स का आपस में कॉम्बिनेशन, आपस में मिलना. कॉम्बिनेशन से समझ आ रहा है आपको? ये वर्ड है, आप यहाँ पर समझ लीजिए टर्म कॉम्बिनेशन का क्या मतलब है, तो आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी समझ आने लगेगी. Those reaction in which two or more substances combine to form a single substance. टू और मोर सब्सटेंसेस जब कंबाइन होकर एक सिंगल सब्सटेंस या सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड द कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर आल्सो नोन एज सिंथेसिस, क्योंकि दो सब्सटेंस यूज करके दो रिएक्टेंट यहाँ पर हमने यूज करे और एक सिंगल सब्सटेंस बना, यानी कि सिंगल सब्सटेंस का सिंथेसिस हुआ. सो दैट्स व्हाई कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड द सिंथेसिस रिएक्शन. यहाँ पर हम इसको ऐसे और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं. यहाँ पर रिएक्टेंट है, एक ए रिएक्टेंट है और एक बी रिएक्टेंट है. और जब ए और बी रिएक्टेंट का केमिकल रिएक्शन हुआ और ये दोनों आपस में कंबाइन हो गए, तो क्या बन गया न्यू प्रोडक्ट? ए बी बन गया. सो दैट्स व्हाई दिस इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ए और बी मिले तो क्या बना? ए बी. ओके, सो इजी. अब इसको हम केमिकल रिएक्शन के थ्रू भी समझने की कोशिश करते हैं. मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन. ओके, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का जब कॉम्बिनेशन हुआ तो क्या बना? 2MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन हो रहा है. यहाँ पर आप समझ पा रहे हो, जैसे यहाँ पर देखो ए और बी दोनों मिलकर ए बी हो रहे थे, तो यहाँ पर Mg और O2 ये दोनों मिलकर क्या हो रहे हैं? 2MgO. यहाँ पर रिएक्शन को बैलेंस किया हुआ है. यहाँ पर देखो दो मैग्नीशियम के आपके यहाँ पर मॉलिक्यूल्स है और यहाँ पर ऑक्सीजन. तो यहाँ पर ऑक्सीजन के भी दो एटम है और मैग्नीशियम के भी दो, जो कि रिएक्टेंट और यहाँ पर प्रोडक्ट दोनों में इक्वल है. तो समझ आया बच्चों कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब ही है कि टू और मोर सब्सटेंसेस का कॉम्बिनेशन, और उस कॉम्बिनेशन के थ्रू एक न्यू प्रोडक्ट बन जाता है. वाटर का फॉर्मेशन वो भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन होता है. हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन हुए और क्या बन गया? वाटर, H2O. तो ऐसे बहुत सारी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस हैं जिनको हम आगे एग्जांपल के थ्रू भी समझने की कोशिश करते हैं. कार्बन, जब हम कार्बन को बर्न करते हैं, कार्बन सॉलिड फॉर्म में होता है और ऑक्सीजन के साथ जब ये बर्न होता है कार्बन, तो क्या बन जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड. तो यहाँ पर भी कार्बन और O2, यहाँ पर इन दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ और क्या बना? CO2. सो इजी. हाइड्रोजन क्लोराइड, H2 और Cl2, इन दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ तो क्या बन गया? 2HCl. इसी तरीके से सोडियम और क्लोरीन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ तो क्या बन गया? सोडियम क्लोराइड, साल्ट, नमक जो कि हम खाते हैं. फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फाइड, आयरन और सल्फर, इन दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ तो क्या बन गया? आयरन सल्फाइड. तो इन सारी रिएक्शंस में हमें एक चीज समझ में आ रही है कि कॉम्बिनेशन हो रहा है दो एटम का और एक न्यू प्रोडक्ट आपका बन रहा है. दो एटम आपस में कंबाइंड हो रहे हैं. कॉम्बिनेशन से ही आपको ये बात समझनी है कि कॉम्बिनेशन ऑफ वन और टू सब्सटेंसेस. ओके बच्चों, क्लियर हो रहा है? फॉर्मेशन ऑफ सार्क लाइन. अब यहाँ पर अभी तक हमने ऊपर जितनी भी इक्वेशंस देखी, यहाँ पर केमिकल रिएक्शन जो भी हमने देखी, तो यहाँ पर हमने सिंगल एलिमेंट्स यूज, यहाँ पर जो भी एलिमेंट्स यूज है सिंगल एलिमेंट आपस में कंबाइन हो रहे हैं. एलिमेंट्स के अलावा कंपाउंड का भी कॉम्बिनेशन हो सकता है.
यहाँ पर इस रिएक्शन में मैंने आपको कंपाउंड के थ्रू, कंपाउंड का आपस में कॉम्बिनेशन है, 2 और मोर कंपाउंड्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ए न्यू प्रोडक्ट। यहाँ पर देखो कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर, कैल्शियम ऑक्साइड एक कंपाउंड है और वाटर एक अलग कंपाउंड है, और ये दोनों मिलाकर क्या बना दिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर कंपाउंड्स, ये भी आप कह सकते हो। और यहाँ पर हमने सिंगल सिंगल एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन की भी रिएक्शंस देखी और यहाँ पर कंपाउंड के कॉम्बिनेशन की भी रिएक्शंस देखी। तो कॉम्बिनेशन किसी के बीच में भी हो सकता है, वो सिंगल सब्सटेंस के बीच में भी हो सकता है और कंपाउंड्स के बीच में भी हो सकता है। तो स्टूडेंट्स क्लियर हो गया बच्चों? अब हम देखते हैं बच्चों डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये जस्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन की अपोजिट रिएक्शन होती है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, 2 और मोर सब्सटेंस कंबाइंड होते हैं, और डिकम्पोजिशन में क्या होता है, कोई भी कंपाउंड स्प्लिट होकर 2 और मोर सब्सटेंसेस में डिवाइड हो जाता है। तो कॉम्बिनेशन का जस्ट अपोजिट है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, those reaction in which a compound is split up into 2 or more simpler substance are known as the decomposition reaction। और जबकि कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा था, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस टू मेक ए सिंगल सब्सटेंस, तो वो थी कॉम्बिनेशन। और यहाँ पर जब कोई सब्सटेंस 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंस में स्प्लिट हो रहा है तो ये हो गई डिकम्पोजिशन रिएक्शन। Okay, when reactant on application on energy either in the form of heat, light or electricity break down into products, the reaction is termed as decomposition reaction। अब decomposition reaction होती है वो किन conditions में होती है, एनर्जी, जब एंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि जब एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, कोई भी कंपाउंड या सब्सटेंस जब एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, एनर्जी एब्जॉर्बिंग रिएक्शंस होती हैं, और एनर्जी कहाँ से, या तो हीट के थ्रू, लाइट के थ्रू या फिर इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू। कोई भी सब्सटेंस जो ब्रेक डाउन हो जाता है, डिकम्पोजिशन की कंडीशन, डिकम्पोज हो जाता है। सपोज अगर मैं यहाँ पर आपको बात करूं कि AB कोई भी सब्सटेंस है और ये हीट के थ्रू डिकम्पोज हो गया अपने कंपोनेंट्स A और B में, तो इस टाइप की जो रिएक्शंस होती है वो लाइट या हीट एब्जॉर्बिंग रिएक्शंस होती हैं, एंड सो दीज आर कॉल्ड द एंडोथर्मिक रिएक्शंस। क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती है, जिसमें कि हीट इवॉल्व होती है, बट डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में हीट एब्जॉर्ब होती है, और वो जो हीट एब्जॉर्ब होती है वो ही सब्सटेंस को डिकम्पोज करने में हेल्प करती है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज जस्ट अपोजिट टू कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, अब यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। When calcium carbonate is heated, कैल्शियम कार्बोनेट है, और कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो क्या 2 पार्ट में ये स्प्लिट हो रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट 2 पार्ट्स में, 2 सब्सटेंस में स्प्लिट हो रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। सो दिस इज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब यहाँ पर पोटेशियम क्लोरेट का यहाँ पर देखो, ये भी 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो जा रहा है, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन। ओके, डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट है। अब यहाँ पर हीट के थ्रू ये डिकम्पोजिशन जो प्रोसेस हो रही है, यहाँ पर ये एनर्जी कहाँ से मिल रही है, इसको हीट के थ्रू मिल रही है एनर्जी, इसको हम गर्म करते हैं जब, तब ये डिकम्पोजिशन की रिएक्शन पॉसिबल हो पा रही है। तो यहाँ पर फेरस सल्फेट किसमें कम डिकम्पोज हो रहा है, ये फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। यहाँ पर ये 3 सब्सटेंसेस में स्प्लिट हो रहा है आपका फेरस सल्फेट। लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन ये भी हीट के थ्रू हो रहा है, लेड मोनोऑक्साइड बना रहा है, नाइट्रोजन ऑक्साइड बन रहा है और ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही है। यानी कि जो यहाँ पर लेड नाइट्रेट है वो 3 सब्सटेंसेस में स्प्लिट हो रहा है। So that's why this is the decomposition reaction. Decomposition reaction is कि when a substance is split into 2 or more substances, 2 substances में भी split हो सकता है and more than 2 substances में भी split हो सकता है, और किसके थ्रू होता है, हीट के थ्रू हो सकता है, या लाइट एनर्जी के थ्रू हो सकता है, या फिर ये इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हो सकता है। तो हम कुछ और रिएक्शंस अभी देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू किस तरीके से डिकम्पोजिशन होता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच इज कैरिड बाय द यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। अब यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल है, इलेक्ट्रिसिटी जब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट हो जाता है। तो ये जो रिएक्शन है ये डिकम्पोजिशन ही रिएक्शन है, बट यहाँ पर एनर्जी कहाँ से मिल रही है, इलेक्ट्रिसिटी से। डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड है, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी, जब यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू इसमें डिकम्पोजिशन हम कराते हैं, तो ये किसमें स्प्लिट हो जाता है, सोडियम और क्लोरीन गैस में। इजिली हम देख पा रहे हैं, ये देखो सोडियम और क्लोरीन, और ये स्प्लिट हो गया 2 सब्सटेंसेस में, सोडियम और क्लोरीन।
और जब हम कॉम्बिनेशन पढ़ रहे थे तो इसका जस्ट अपोजिट पढ़ रहे थे, सोडियम और क्लोरीन क्या हो रहा था, कंबाइन हो रहा था और क्या बना रहा था, सोडियम क्लोराइड। सो डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज जस्ट अपोजिट टू द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक समझ आ गया तो दूसरा अपने आप समझ आ जाएगा। डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। अब लाइट के प्रेजेंस में भी डिकम्पोजिशन होता है। सिल्वर क्लोराइड, यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड है और जब सनलाइट यहाँ पर पड़ती है सिल्वर स्पून, तो ये सिल्वर और क्लोरीन टू यहाँ पर मॉलिक्यूल्स में यहाँ पर ये स्प्लिट हो गया, सिल्वर एंड क्लोरीन। तो ये जितनी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती है, चाहे वो हीट के थ्रू हो, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हो सकती है या फिर सनलाइट उसमें एनर्जी का सोर्स हो सकता है। क्या यूजेस है डिकम्पोजिशन रिएक्शन के, एक बार हम देख लेते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट और कैल्शियम ऑक्साइड के मैन्युफैक्चरिंग में, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम द ऑक्साइड्स, क्लोराइड एक्सेट्रा, जितने भी मेटल के ऑक्साइड हैं, क्लोराइड है, जो ओर होते हैं मेटल के, उनसे मेटल को एक्सट्रैक्ट करने की जो प्रोसीजर होती है उसमें हम डिकम्पोजिशन का यूज करते हैं। द रिलीफ फ्रॉम एसिड इंडाइजेशन, एसिड इंडाइजेशन की जो प्रॉब्लम होती है उसमें भी हम डिकम्पोजिशन प्रोसेस का यूज कर लेते हैं। और थर्माइट वेल्डिंग में भी डिकम्पोजिशन का यूज होता है। बच्चों अब हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट का मतलब समझ आ रहा है, दो बच्चे एक जगह पर बैठे थे और तीसरा अकेला बैठा था, उन दोनों में से एक दूसरा उठकर उसके तीसरे के पास जाकर बैठ गया, ओके, यानी कि अपने प्लेस से डिस्प्लेस हो गया। तो क्या हो गया, डिस्प्लेस होने का मतलब समझते हो, तो रिएक्शन में भी हम इसको कुछ ऐसे ही समझेंगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज ए केमिकल रिएक्शन इन विच ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस्ड ए लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड, बोथ मेटल एंड नॉन मेटल टेक पार्ट इन द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब यहाँ पर इस टर्म को बहुत ध्यान से समझना है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो अपने लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, ओके। यानी कि जो, अगर मैं आपसे बात कर रही थी कि दो स्टूडेंट बैठे हुए थे और यहाँ पर तीसरा बैठा हुआ था, तो दो में से जो ताकतवर है वो अपने से कमजोर जो है उसको भगा देगा वहां से दूसरी जगह। तो इसी तरीके से जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो डिस्प्लेस कर देगा लेस रिएक्टिव एलिमेंट। अभी आगे के लेक्चर्स में बताऊंगी कि क्या होती है रिएक्टिविटी सीरीज, हम कैसे ये डिसाइड करते हैं कि ये एलिमेंट आपका मोर रिएक्टिव है और एक एलिमेंट आपका लेस रिएक्टिव। रिएक्टिविटी सीरीज होती है, उसमें जो एलिमेंट अबव पोजीशन पर होता है वो मोर रिएक्टिव होता है और उससे जो नीचे की पोजीशन पर होता है वो लेस रिएक्टिव होता है। आगे जब आपको रिएक्टिविटी सीरीज बताऊंगी तो ये चीज और क्लियर हो जाएगी, ओके गाइस। तो बोथ मेटल एंड नॉन मेटल टेक पार्ट्स इन द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब यहाँ पर हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, ये था ए, ये यहाँ पर सब्सटेंस था और यहाँ पर था बी और सी, ये दो सब्सटेंस है। अब यहाँ पर ये देखो सी ये लेस रिएक्टिव है और बी ये थोड़ा सा मोटा ताजा दिख रहा है ना, तो ये क्या है, ये मोर रिएक्टिव है। तो अब जो ये मोर रिएक्टिव एलिमेंट है ये क्या करेगा, लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा, यहाँ से भगा देगा और ये भगा के कहाँ चला जाएगा, ये ए के पास आ जाएगा। ओके, क्लियर हो रहा है कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव एलिमेंट। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये जो C था ये लेस रिएक्टिव था, तो यहाँ से ये डिस्प्लेस होकर यहाँ A के साथ अटैच हो गया, यहाँ पर देखो, ओके। और ये भी आराम से अकेला पूरी जगह को ऑक्युपाई करके बैठ गया। तो यहाँ पर समझ आ रहा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव एलिमेंट एंड फॉर्म ए कंपाउंड, और इस तरीके से ये कंपाउंड बन गया। तो इसी तरीके से हमारे केमिकल रिएक्शंस में भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम टू कैटेगरी में कैटेगराइज करके पढ़ेंगे, एक तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट होता है और एक डबल डिस्प्लेसमेंट होता है। जैसे ये वाली जो रिएक्शन इस टाइप की अगर कोई रिएक्शन है कि सिंगल केवल एक ही सब्सटेंस यहाँ पर डिस्प्लेस हो रहा था, केवल यहाँ पर ये देखो सी केवल यही डिस्प्लेस हुआ, तो ये एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट टाइप की रिएक्शन होगी। बट अगर दोनों यहाँ से भी कोई सब्सटेंस यहाँ डिस्प्लेस होता और यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस होता, तो उस कंडीशन में होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आगे अभी मैं आपसे डिस्कस करती हूँ कि वन बाय वन आपको क्लियर हो जाएगी सिंगल डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हम कुछ यहाँ पर रिएक्शंस देखते हैं। यहाँ पर ये देखो कॉपर और ये सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर अगर आप देखो कि सिल्वर नाइट्रेट एक्वस सॉल्यूशन है, तो यहाँ पर जो सिल्वर है ये यहाँ पर नाइट्रेट को ये डिस्प्लेस कर देगी और ये डिस्प्लेस होकर यहाँ पर कॉपर के साथ यहाँ पर ये अटैच हो गया, ये दिख रहा है आपको आराम से। तो ये डिस्प्लेस हो गया, यहाँ पर सिल्वर यहाँ से डिस्प्लेस हो गई, क्लियर। यहाँ पर देखो क्लोरीन और ये सोडियम ब्रोमाइड, तो यहाँ पर जो ये
सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम था, ये किसके साथ अटैच हो गया, क्लोरीन के साथ अटैच हो गया, और ब्रोमीन यहाँ पर अलग हो गई। तो इस तरीके से जब हम देखते हैं कि यहाँ पर, अब यहाँ पर जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट था उसने लेस रिएक्टिव को क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया। जैसे यहाँ पर देख रहे थे ना आप, तो ये क्या हो गई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम आगे और देखते हैं इसको। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन occurs when a part of two compounds are exchanged and make two new component। दोनों पार्ट एक्सचेंज होते हैं और दो नए कंपोनेंट बन जाते हैं। द पैटर्न ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कुछ इस तरीके से होता है, जैसे यहाँ पर आप देखो ये ए था और ये बी, यानी कि ए बी एक कंपाउंड था यहाँ पर, और यहाँ पर एक सी डी कंपाउंड था। ओके गाइज, यहाँ पर ए बी कंपाउंड है और ये सी डी कंपाउंड है। अब यहाँ पर बी यहाँ पर चला जाएगा, बी डिस्प्लेस हुआ यहाँ और डी डिस्प्लेस हुआ, यानी कि बी की जगह पर डी आ गया और डी की जगह पर बी आ गया। ओके, क्योंकि ये जो बी ये देखो सी की जगह यहाँ पर अटैच, यहाँ पर सी के साथ अटैच हो गया, और जो यहाँ पर ये डी था वो किसके साथ अटैच हो गया, ए के साथ अटैच हो गया, यानी कि दोनों यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। जबकि सिंगल डिस्प्लेसमेंट में केवल एक ही सब्सटेंस डिस्प्लेस हो रहा था, और डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या है कि दोनों सब्सटेंस डिस्प्लेस हो रहे हैं और दो नए कंपाउंड बन रहे हैं। यहाँ पर देखो AgNO3 और NaCl। अब यहाँ पर यहाँ क्लोरीन डिस्प्लेस हो गया यहाँ और नाइट्रेट डिस्प्लेस हो गया यहाँ। देखो यहाँ पर देखो इस तरीके से AgCl और यहाँ पर NaNO3 सोडियम नाइट्रेट और यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड। तो इस तरीके से डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि दोनों सब्सटेंस में, दोनों सब रिएक्टेंट में सब्सटेंस डिस्प्लेस होते हैं और दो नए प्रोडक्ट बन जाते हैं। और सिंगल डिस्प्लेसमेंट में केवल एक ही सब्सटेंस डिस्प्लेस होता है। डबल से मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट का मतलब तो आपको समझ आ गया। और कौन किसको डिस्प्लेस करेगा, जो मोर रिएक्टिव होगा वो अपने से लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा। अब यहाँ पर देखो ए और बी है, तो यहाँ पर बी डिस्प्लेस हुआ ना, बी यहाँ चला गया, तो यानी कि ए इज मोर रिएक्टिव एंड बी इज लेस रिएक्टिव। अब यहाँ पर देखो डी डिस्प्लेस हुआ है, इट मींस सी इज मोर रिएक्टिव एंड डी इज लेस रिएक्टिव। तो इस तरीके से जो मोर रिएक्टिव सब्सटेंस होता है वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देता है। अब ये समझने वाली बात है कि डिस्प्लेस होगा कौन भाई, वहां से अब ये दोनों इकट्ठे बैठे थे ए और बी, अब इनमें से कौन जाएगा, जो कमजोर होगा वो हटा देगा, ए इसको धक्का मारेगा और ये यहाँ पर चला जाएगा। सो इजी। ओके बच्चों, मजेदार है ना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के। पोटेशियम आयोडाइड और ये लेड नाइट्रेट। यहाँ पर देखो डिस्प्लेसमेंट लेड के साथ तो यहाँ पर आयोडीन अटैच हो गया और यहाँ पर पोटेशियम के साथ नाइट्रेट अटैच हो गया, यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है यहाँ पर। कई बार आपको एग्जाम में ऐसे भी आ जाता है, आपको रिएक्शंस दे रखी होती है और आपको ये बतानी होती है कि विच वन इज द सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड विच वन इज द डबल डिस्प्लेसमेंट। और कई बार आपको बहुत सारी मिक्स रिएक्शन दी होती है और आपको टाइप्स ऑफ रिएक्शन बताने होते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं। तो यहाँ पर ये किस टाइप की रिएक्शन हो गई, डबल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि यहाँ पर दोनों सब्सटेंस डिस्प्लेस हो रहे हैं। अब यहाँ पर देखो हाइड्रोजन क्लोराइड सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पर सोडियम और क्लोरीन यहाँ पर आ गए और H2O, ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। यहाँ पर देखो Al2SO4 होल थ्राइस एक्वस सॉल्यूशन एल्युमिनियम सल्फेट और यहाँ पर ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पर भी ये डबल डिस्प्लेसमेंट हो रही है क्योंकि कैल्शियम सल्फेट के साथ लग रहा है और यहाँ पर ये देखो एल्युमिनियम और ये देखो, तो यहाँ पर ये रिएक्शन भी आपकी क्या हो रही है, यहाँ पर एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और यहाँ पर कैल्शियम सल्फेट बन रहा है, तो ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। यहाँ पर देखते हैं PbCH3COO होल थ्राइस और 2HCl, तो यहाँ पर PbCl2 यहाँ पर और ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। यहाँ पर देखते हैं लेड नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड और यहाँ पर हम देखते हैं सोडियम आयोडाइड है सॉरी, और ये लेड आयोडाइड यहाँ पर ये ऐसे और ये नाइट्रेट, ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। COCl2 और यहाँ पर Na2CO3 COCO3 इधर और NaCl, ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। CuSO4 और H2S CuS और H2SO4, ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इट मींस यहाँ पर जो भी रिएक्शंस लिखी हुई हैं ये आपकी सारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। सिंगल डिस्प्लेसमेंट आपको समझ आ गई होगी कि अगर केवल सिंगल सब्सटेंस आपका एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर डिस्प्लेस होता तो वो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती। यहाँ पर एग्जाम्पल जो आपको दे रखे हैं ये सारे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जाम्पल हैं, इनको आप ध्यान से देख सकते हैं बच्चों।
अब हम देखते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस क्या होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि केमिकल रिएक्शन में किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को। ओके, तो इसको बहुत ध्यान से समझते हैं। A reactant in which one reactant undergoes oxidation where the other gets reduced during the course of reaction are termed as oxidation reduction reaction और redox reaction। किसी भी केमिकल रिएक्शंस में जो रिएक्टेंट होते हैं, एक रिएक्टेंट तो का ऑक्सीडेशन होता है और दूसरे रिएक्टेंट का रिडक्शन होता है। तो ये पूरी जो कंप्लीट रिएक्शन होती है उसे हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन कहते हैं या फिर रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि एक रिएक्टेंट तो ऑक्सीडाइज होगा और दूसरा रिड्यूस होगा। अब कौन रिड्यूस होगा और कौन ऑक्सीडाइज होगा, इसको हम थोड़ा सा समझते हैं बच्चों। ऑक्सीडेशन रिफर्स टू द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट बाय अ मॉलिक्यूल, एटम और आयन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि अगर इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, डिफरेंट टाइप के, यहाँ पे हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन को अलग अलग तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो ऑक्सीडेशन को अगर हम इलेक्ट्रॉन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं, तो अगर इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिफर्स टू द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट बाय मॉलिक्यूल्स, एटम और आयन। और रिडक्शन का क्या मतलब होता है, टू द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और अगर रिडक्शन हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहा है और यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो जाएगी। जस्ट अपोजिट, यहाँ पर देखो, अगर इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो जाती है, और अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गेन हो रहे हैं तो रिडक्शन की प्रोसेस होती है, और रिडक्शन यहाँ पर ऑक्सीडेशन की जो स्टेट होती है वो डिक्रीज हो जाती है। इसको हम अदर टर्म में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के टर्म में कैसे समझते हैं, इसको भी देख लेते हैं। ऑक्सीडेशन एक्चुअली क्या है, अगर हम इसको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के टर्म से समझने की कोशिश करें, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू ए सब्सटेंस कॉल्ड द ऑक्सीडेशन। किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का एडिशन, या फिर हम ये बात कहें या कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो इट मींस उस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है, या फिर कि हाइड्रोजन रिमूव हो रही है तो उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। दो कंडीशन हो गई राइट गाइस। और रिडक्शन में क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, जस्ट अपोजिट। ओके, तो इसको अगर हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के उससे समझने की कोशिश करें, तो ऑक्सीजन अगर किसी भी सब्सटेंस में ऐड हो रही है, इट मींस उस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है, और अगर ऑक्सीजन रिमूव हो रही है तो उसका रिडक्शन होगा, और अगर हाइड्रोजन रिमूव हो रही है तो उसका ऑक्सीडेशन होगा, और हाइड्रोजन ऐड हो रही है तो उसका रिडक्शन होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और बहुत ध्यान से समझिएगा, इसको आपको केमिकल रिएक्शन के थ्रू शायद बेटर समझ पाओगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं। द सब्सटेंस विच गिव ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन। अब कोई भी रिएक्शन हो रही है, उसमें दो रिएक्टेंट है, तो कोई एक सब्सटेंस के साथ तो ऑक्सीजन आपकी ऐड होती है, ओके, जिसका कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, और जो सब्सटेंस ऑक्सीजन को प्रोवाइड कराता है वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब इसमें क्या था, द सब्सटेंस विच रिमूव हाइड्रोजन इज कॉल्ड द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब जो हाइड्रोजन या तो रिमूव कर रहा होता है या फिर ऑक्सीजन दे रहा होता है, वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, द सब्सटेंस विच रिमूव हाइड्रोजन फॉर रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होता है कि हाइड्रोजन ऐड होती है, जिसका जिस भी सब्सटेंस का रिडक्शन होता है वो हाइड्रोजन उसमें ऐड होती है। अब हाइड्रोजन उसे दूसरा सब्सटेंस देगा ना, हाइड्रोजन ऐड होने के लिए दूसरा सब्सटेंस हाइड्रोजन देगा, तो जो सब्सटेंस हाइड्रोजन जिससे हाइड्रोजन रिमूव हो रही होती है उसे हम कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। और जो सब्सटेंस यहाँ पर, इसको ऐसे भी समझते हैं, द सब्सटेंस विच रिमूव ऑक्सीजन इज आल्सो कॉल्ड द रिड्यूसिंग एजेंट, और जहां से ऑक्सीजन रिमूव हो रही होती है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अब यहाँ पर देखो, इस रिएक्शन से आप समझ सकते हो कि किसका रिडक्शन और किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पर ये देखो, कॉपर ऑक्साइड है और ये हाइड्रोजन, यहाँ पर ऑक्सीजन रिमूव हो रही है कॉपर से ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, कॉपर से ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, इट मींस कॉपर का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्लियर हो रहा है बच्चों, कॉपर का क्या हो रहा है, ये रिडक्शन, क्योंकि कॉपर से ऑक्सीजन रिमूव हो रही है। और यहाँ पर देखो, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रही है, तो यानी कि हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्लियर हो रहा है बच्चों कि किसका ऑक्सीडेशन होगा और किसका रिडक्शन होगा। ओके
ऑक्सीडेशन रिडक्शन को हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के केस से भी समझते हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन का गेन होता है रिएक्शन में, या तो फिर इलेक्ट्रॉन का लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन, या फिर इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। तो उस कंडीशन में किस तरीके से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है, इसको भी हम समझ लेते हैं। A reactant in which one reactant undergoes oxidation where the other get reduced during the course of the reaction are termed as oxidation reduction. Clear है आपको? Oxidation refers to the loss of electron or increase in oxidation state by a molecule, atom or ion. Reduction क्या होता है? Gain of electron or decrease in oxidation state. अब इसको अगर हम इस केमिकल रिएक्शन से समझेंगे तो शायद बेटर समझ पाएंगे। मैग्नीज ऑक्साइड और यहाँ पर हाइड्रोजन क्लोराइड, इन दोनों की रिएक्शन हो रही है और क्या बन रहा है? मैग्नीज क्लोराइड, क्लोरीन और यहाँ पर वाटर। अब यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन के नंबर से, इलेक्ट्रॉन के टर्म से हम समझेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं किसी सब्सटेंस में, या फिर इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, उसके बेस पर क्या। यहाँ पर देखो मैग्नीज, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन थे +4 यहाँ पर, और यहाँ पर अब रह गए मैग्नीशियम, मैग्नीज क्लोराइड में +2। तो यानी भी मैग्नीज का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं तो क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। और यहाँ पर देखो +1 था और +1 से 0 पहुंच गया, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं? डिक्रीज हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो रहे हैं तो क्या हो गया? यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो गया। यहाँ पर देखो ध्यान से, क्लियर हो रहा है बच्चों? ओके, यहाँ पर देखो, सॉरी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो गए, -1 से पहुंच गए ये 0, तो क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। क्लियर हो गया? ओके गाइस, इसको हम और भी समझ लेते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन को। मेटल और नॉन मेटल के केसेस से कैसे समझेंगे? द एडिशन ऑफ नॉन मेटेलिक एलिमेंट और रिमूवल ऑफ मेटेलिक एलिमेंट। किसी भी सब्सटेंस में अगर नॉन मेटेलिक एलिमेंट ऐड होता है या फिर मेटेलिक एलिमेंट रिमूव होता है तो हम कहते हैं कि वो सब्सटेंस, उस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है। और अगर मेटेलिक एलिमेंट ऐड होता है और नॉन मेटेलिक रिमूव होता है तो हम कहते हैं कि उसका रिडक्शन हो रहा है। अब यहाँ पर देखो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, तो यहाँ पर मैग्नीशियम क्या है? मेटेलिक है, और ऑक्सीजन क्या है? नॉन मेटेलिक है। क्लियर? अब यहाँ पर क्या है? क्या बन गया कंपोनेंट? यहाँ पर कंपाउंड क्या बना? प्रोडक्ट क्या दिख रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसमें किसका रिडक्शन और किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? किसके साथ मैग्नीशियम ऐड हो रहा है और किसके साथ मैग्नीशियम, यहाँ पर देखो मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, यानी कि नॉन मेटेलिक एलिमेंट ऐड हो रहा है, तो इसका मतलब है कि मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्लियर हो रहा है? क्योंकि मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। द एडिशन ऑफ नॉन मेटेलिक एलिमेंट इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन। तो मैग्नीशियम का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हो गया। ओके, अब यहाँ पर देखो, अब इस वाली रिएक्शन में अगर हम देखेंगे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड और यहाँ पर कार्बन, तो यहाँ पर क्या बना? मैग्नीज और मैग्नीशियम हो गया, और ये क्या हो गया? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पर ऑक्सीजन रिमूव हो गई, यानी कि नॉन मेटेलिक पार्ट है वो रिमूव हो गया। तो नॉन मेटेलिक पार्ट जब आपका यहाँ पर रिमूव हो गया तो ये क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, इसको हम समझते हैं मेटेलिक और नॉन मेटेलिक के रिमूवल या फिर एडिशन के बेस पर भी हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन को समझ सकते हैं। चाहे तो हम इलेक्ट्रॉन के इंक्रीज और डिक्रीज पर समझें, या फिर हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के एडिशन के हिसाब से समझ लें, या फिर हम मेटेलिक और नॉन मेटेलिक को एडिशन या फिर उसके रिमूवल के हिसाब से समझ लें। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन को हम डिफरेंट तरीके से समझ सकते हैं। ओके बच्चों, अब हम देखते हैं कोरिजन ऑफ मेटल। कोरिजन ऑफ मेटल क्या है एक्चुअली में? कोरिजन इज द प्रोसेस इन विच मेटल आर ईटन अप ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और ए केमिकल सच एज एसिड ऑन देयर सरफेस। कोई भी मेटल होता है या तो फिर उस पर एयर का एक्शन हो रहा हो, मॉइस्चर की वजह से, या कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा हो एसिड वगैरह से, तो जो उसकी सरफेस होती है वो धीरे धीरे उसकी सरफेस जो होती है वो खराब हो जाती है, उसे हम कहते हैं कोरिजन। नॉर्मली आपने देखा होगा आयरन पर, और आयरन पर कोरिजन की प्रोसेस सबने देखी होगी। बाहर आप कोई भी आयरन नेल या कोई भी आयरन की चीज छोड़ दीजिए तो कुछ समय के बाद आप उसे कहते हो जंग लग गया, खराब हो गया, अपने आप पूरा का पूरा आयरन जो है वो खत्म हो जाता है, पूरा का पूरा जो आयरन है वो
धीरे 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 या मॉइस्चर होगा, एयर में मॉइस्चर होता है, केमिकल्स होते हैं, किसी के भी थ्रू जो है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तो मोस्टली जो आयरन होता है, जो रस्टिंग की प्रोसेस होती है आयरन में, वो मॉइस्चर के थ्रू होती है। यहाँ पर हम एग्जाम्पल से समझते हैं। ये आयरन है, ये ऑक्सीजन एटमॉस्फेरिक, और यहाँ पर ये जो एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर होता है, तो इसके थ्रू जब रिएक्शन होता है तो ये बन जाता है हाइड्रेटेड आयरन ट्राई ऑक्साइड, जिसे कि हम रस्ट कहते हैं। ये होता है रस्ट। आयरन का यहाँ पर एग्जांपल मैंने आपको दिया, आयरन की रिएक्शन 2Fe2O3 XH2, ये बहुत इंपॉर्टेंट है रस्ट के रिएक्शन, इसको बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा बच्चों। और भी एग्जांपल है रस्टिंग के, कोरोजन के, कोई भी मेटल, आप कॉपर को देख सकते हो, जिंक को देख सकते हो, कोरोजन आप उसमें भी देख सकते हो। कॉपर बहुत दिनों तक रखा रहे तो उसमें ग्रीन ग्रीन कलर की लेयर लग जाती है। तो डिफरेंट डिफरेंट मेटल होते हैं, वो अलग अलग तरीके से कोरोजन शो करते हैं। कोरोजन ऑफ जिंक व्हेन इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड HCl टू फॉर्म द व्हाइट कलर ZnCl2, जिंक क्लोराइड बना देता है। जब जिंक रिएक्ट करता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ, तो क्या बन जाता है, जिंक क्लोराइड। कोरोजन ऑफ टिन टू फॉर्म ब्लैक कलर Na2SnOH होल ट्वाइस, जब हम टिन को बाहर से खुला छोड़ देते हैं तो ये कलर आपका ब्लैक कलर का सब्सटेंस, यानी कि टिन जो होती है वो ब्लैक कलर का कुछ हो जाता है। किस तरीके से हम प्रिवेंट करते हैं, अपने अपने घरों में भी देखा होगा, लोहे की जो आयरन की जो जालियां होती है, गेट होते हैं, उनपे पॉलिश करते हैं उसको कोरोजन से बचाने के लिए। तो नॉर्मली हमने देखा हुआ कि किस तरीके से हम कोरोजन से प्रिवेंशन करते हैं। कोटिंग द आयरन एलॉय स्टील विद लेस एक्टिव मेटल सच एज द टिन, जो भी ऐसी मेटल के साथ हम उसकी कोटिंग करते हैं जो लेस एक्टिव होती है, क्योंकि अगर एक्टिव होगी तो फिर एयर की मॉइस्चर के साथ, एयर के साथ रिएक्शन हो जाएगा उसका। तो हम जो लेस एक्टिव मेटल होते हैं उनकी कोटिंग करते हैं, जो मोर रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उनके ऊपर, सो दैट कि उसको हम कोरोजन से प्रिवेंट कर सके। Tin will not corrode, so that steel will be protected as long as the tin coating is in place. It light coated of the protective material such as metal oxide created a protective layer over the metal which act as a barrier against corrosion. तो अगर हमने लेस मेटल को एज ए प्रोटेक्टिव लेयर उसके ऊपर हमने कोट कर दिया, तो वो उसको, जो मेटल थी, उसको कोरोजन से बचा लेगी, यानी कि वो रिएक्शन नहीं करेगी। जो हमने लेयर वहां पर ऊपर ऑक्सीडाइज करी हुई है, मेटल ऑक्साइड की जो हमने लेयर आपको यहाँ पर कोट करी है, वो उसको मेटल को प्रिवेंट कर लेगी। जैसे आयरन पर हम कोई भी कोटिंग करवा दें तो फिर आयरन को हम रस्टिंग से बचा सकते हैं। और भी बहुत सारे ऐसे मेटल्स होते हैं जिनको कि हम प्रिवेंट कर सकते हैं कोरोजन से। रेंसिडिटी, रेंसिडिटी क्या होती है? कभी चिप्स वगैरह के पैकेट, लेस बहुत खाते हो बच्चे, मजे आते हैं खाने में, काफी दिनों तक अगर आप उसको रख दो, पैकेट मार्केट से लाओ और काफी दिनों तक अगर वो रखा रहे घर में 2-4 महीने, उसके बाद जब आप खाओगे तो उसमें आपको थोड़ी सी स्मेल फील होती है। ऐसा कभी ऑब्जर्व किया है? वो क्या होता है, जो फैट्स और ऑयल होता है वो काफी समय के बाद जब रखा रहता है तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है और वो हमें स्मेल, गंदी सी स्मेल आती है, वो होती है रेंसिडिटी। और समझ लेते हैं रेंसिडिटी को। When the substance containing oil and fats are exposed to air, they get oxidized and become rancid, due to which their smell, taste and color change. स्मेल भी अच्छी नहीं होती, टेस्ट भी चेंज हो जाता है और कलर भी चेंज हो जाता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज द रेंसिडिटी। फॉर एग्जाम्पल, द टेस्ट एंड स्मेल ऑफ बटर चेंज व्हेन केप्ट फॉर लॉन्ग। बटर को भी अगर हम बहुत समय तक रख दें तो वो भी, घी काफी दिनों तक रखा रहेगा तो उसमें भी स्मेल आ जाती है। तो ये क्या होता है, रेंसिडिटी। जो फैट्स और ऑयल होते हैं वो एयर की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और उनकी स्मेल, टेस्ट और कलर में चेंजेस हो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड द रेंसिडिटी। स्टोरिंग फूड, अब किस तरीके से हम अवॉइड कर सकते हैं रेंसिडिटी को? मॉइस्चर से बचा के एयर टाइट कंटेनर में रख दिया अगर हम फूड को, तो वो रेंसिडिटी से बच सकता है। हम उसे रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं तो भी रेंसिडिटी से बचा सकते हैं। एडिशन, एंटीऑक्सीडेंट अगर हम उसमें ऐड कर दें तो भी हम उसको रेंसिडिटी से बचा सकते हैं। स्टोरिंग फूड इन एन एनवायरनमेंट ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन गैस फिल होती है आपके जो चिप्स वगैरह के पैकेट्स होते हैं, तो इस वजह से भी वो रेंसिडिटी से बचे रहते हैं। बट अगर आप जरा सा फाड़ दो और उसे ऐसे रख दो तो खराब हो जाएगा। ओके गाइस, तो हमने यहाँ पर रेंसिडिटी भी समझ ली और रेंसिडिटी को किस तरीके से हम अवॉइड कर सकते हैं ये भी सीख लिया। सो गाइस, अगर इस टॉपिक में जितने भी मैंने टाइप ऑफ रिएक्शंस आपसे डिस्कस करी, आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं गाइस। और इसके अलावा कोई भी ऐसा टॉपिक जिसमें आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, कोई डाउट्स हो, तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन पर कमेंट कर सकते हैं। मैं ट्राई करूंगी कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूं बच्चों। ओके गाइस।
ओके, सो वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस और एमसीक्यूज। ओके गाइस, सो डोंट मिस द पार्ट 3। ओके बच्चों, विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय।